हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 20 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है आरबीआई पुश कर रहा है ब्रिक्स की सीबीडीसी, जिसे आप लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसको आसानी मिल सके। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा कि ये जो चीज़ है सीबीडीसी क्या होती है, इसका क्या इम्पैक्ट है, और ये जब होगा ब्रिक्स के साथ तो इसमें यूएसए क्यों अनईजी फील कर रहा है, और इसी में आपको मैं समझाऊंगा यूपीएससी ने कैसे डिजिटल करेंसी के ऊपर सवाल पूछे हैं। वो सारे पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आईएमएफ ने रेस किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 25-6 के लिए टू 7.3%। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा आईएमएफ क्या है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है, कैसे यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन को फ्रेम करता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ममल्लन रिजर्वायर के ऊपर। यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से चेन्नई का 6th ड्रिंकिंग वाटर सोर्स बनने जा रहा है, और यहाँ पे जब ममल्लन के ऊपर बात होगी तो आपको मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से कौन सी डायनेस्टी का इंटरलिंकेज है, पास्ट में जो डायनेस्टीज हैं, और उससे हम क्या सीख सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 2026 किस तरीके से इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, पर्टिकुलरली थ्रू ग्लोबल वाइट स्पेसेस। अब यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है वाइट स्पेसेस। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा वाइट स्पेसेस क्या होते हैं, यहाँ पे किस तरीके से इंडिया उस वाइट स्पेस को या फिर उस ब्लैंक को फुलफिल कर सकता है, यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है। जैसा आपको पता ही होगा कि इस बार रिपब्लिक डे की परेड में यूरोपियन यूनियन की हिस्सेदारी होने जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक एडिटोरियल है जिसके लिए या जिसके अंदर से आप की पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहले आर्टिकल की बात की जाए, मैं टू द पॉइंट रखता हूं इसको। तो आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि जो ब्रिक्स सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज हैं उसको हम लोग लिंक करेंगे, पर्टिकुलरली जब 26 की ब्रिक्स समिट होगी। मतलब उस एजेंडा में हम लोग रखेंगे कि सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसीज होती हैं उसको यूज़ किया जाए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए। मतलब जो ब्रिक्स की कंट्रीज होंगी उनके आपस में अगर ट्रेड होगा तो उन ट्रेड में हम लोग डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, इसको फास्टर, चीपर और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को और ज़्यादा ईजी बनाया जा सके, उसको आसान और सस्ता बनाया जा सके, ये उद्देश्य है इसका। और इससे क्या होगा, जो यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब ये जो चीज़ है 25 की ब्राज़ील ब्रिक्स डिक्लेरेशन में भी इसका प्रपोजल बिल्ड किया गया था। अब यहाँ बात की जाए आरबीआई के ऊपर, तो आरबीआई डिजिटल रुपी, जिसका नाम क्या है, ई रुपी, यहाँ पे पॉइंट आरबीआई ने स्पेसिफिक कहा है कि भैया हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं, वो सिंपली प्रमोट कर रहा है डिजिटल रुपी को। बट इनडायरेक्ट सेंस में जब ये सारी चीज़ें होंगी ब्रिक्स में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में जब डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल होगा, तो उससे क्या होगा, उससे डॉलराइज या डॉलर का जो इस्तेमाल होता है वो धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा। अब जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं वो सीबीडीसी को या फिर सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसीज हैं उनको पायलट प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वो चला भी रहे हैं। बात की जाए इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो टेक इंटरऑपरेबिलिटी एक चैलेंज है। गवर्नेंस के रूल्स अभी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं है। डॉलर काफ़ी समय से यूज़ में चल रहा है, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा लूपहोल्स नहीं है जितना अभी ये नई डिजिटल करेंसी में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होगा ब्रिक्स में जब सीबीडीसी का लिंकेज हो जाएगा। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑलरेडी आपको मैंने बताया फास्ट और चीप हो जाएगा, डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो पार्शली रिड्यूस हो जाएगी। फिर इंडिया का जो ई रुपी है उसमें क्या होगा, उसको बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब ई रुपी की एक्सेप्टेंस होगी तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी भी इम्प्रोवाइज हो जाएगी। ट्रेड में सेटलमेंट भी और आसान हो जाएगा, जो सैंक्शंस हैं, पेमेंट डिस्ट्रप्शंस हैं, उनको भी मैनेज करने में मदद मिलेगी। अब अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो यूएस के साथ टाइज है या फिर जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है उनके साथ जो हमारी साठगांठ है वो इम्पैक्ट हो सकती है, और रिस्क तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अब डिजिटल करेंसी क्या होती है आप ऐसे समझिए, जैसे आपको पता है कि आपको कोई चीज़ अगर खरीदनी है तो आप क्या करते हो, आप 10 रुपए की नोट दोगे, लेट्स से वो 10 रुपए की चीज़ है और आपको वो चीज़ मिल जाएगी।
लेकिन जब डिजिटल करेंसी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके मोबाइल में वो रहेगी करेंसी और आप सिंपल करेंसी को डायरेक्टली ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वर्क करेगी, एक फॉर्मल तरीके से एक लीगल पेमेंट सिस्टम रहेगा ये आरबीआई ने जो रखा हुआ है। और वही सेम चीज यहाँ पे रखा गया, ये क्या है सीबीडीसी, ये कंट्री की फिएट करेंसी है जो इश्यू की जाती है और रेगुलेट की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जैसे आरबीआई करता है। पर्पस क्या है, सिक्योर करना, एफिशिएंट बनाना और इसको गवर्न बैक करना ताकि डिजिटल ऑल्टरनेटिव आ सके कैश पेमेंट का। अगर मैं आपको बात करूं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो ऑलरेडी आपको मैंने सारी चीजें पहले ही बता दी हैं जब मैं आपको समझा रहा था ब्रिक्स में जब इंटरलिंकेज होगा डिजिटल करेंसी का। अब बात करें यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, 23 का क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट। मैं आपसे पूछता हूं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तो उस क्वेश्चन में जरूर एक टैग लगाइए, आप उस स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग को डालिए। तो यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, इज इट नॉट पॉसिबल, फिर कह रहे हैं डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम, व्हाई कांट इट बी डन। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर अगर आप ध्यान देंगे अगेन 2024 में सवाल पूछ लिया डिजिटल रूपी के ऊपर, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज अ सोवरिन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, इज इट नॉट, obviously it appears as liability on the RBI's balance sheet, obvious सी बात है। it is insured against inflation by its very design, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से नॉर्मल रुपी होती है ना वैसे ये भी है, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन से इसमें ये इंश्योर कर दिया गया है। अगर 10 रुपए की वैल्यू कम होगी तो जो 10 रुपए डिजिटल फॉर्म में है ना उसकी भी वैल्यू कम होगी, ये नहीं कि उसको इंश्योर कर दिया गया है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग करके नहीं मिल रही है आपको डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, ऑब्वियस सी बात है ये कन्वर्टेबल तो फ्रीली ही होगी, है ना। तो यहाँ पे 1 to 4 जो होगा वो आप सही कर दोगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पर्टिकुलरली बात करता है आईएमएफ ने जो किया है, पहले आपको समझा देता हूं। तो आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को फ्रॉम 6.6% टू 7.3% कर दिया है। अब ये रीजन इसके पीछे क्या है कि जो थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ थी वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर थी, अब ये तो आपका आईएमएफ ने कर दिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो क्या क्या ड्राइवर्स हैं जिस वजह से सारी जो आपका रिवीजन किया गया आईएमएफ के द्वारा उसमें क्या क्या मेन कॉजेज है। तो एक तो एआई लेड इन्वेस्टमेंट है, फिर फाइनेंशियल कंडीशन अकोमोडेटिव बनाई गई है, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आरबीआई के 4% टारगेट पे रिटर्न हो जाएगा। तो दीज ऑल आर द रीजंस ड्यू टू विच आईएमएफ हैज रिवाइज्ड एंड in other terms you can say IMF has increased the GDP growth forecast from 6.6% to 7.3%, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आईएमएफ क्या है। ये आपको पता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कब बना है आप देखेंगे 1944 में। अब हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। अब की फंक्शन अगर बात की जाए तो ये लोन प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को जो क्राइसिस में होते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, पॉलिसी एडवाइजर्स भी प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करूं कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है आईएमएफ, तो यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यहां पे रिलीज करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी रिलीज करता है, फिस्कल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। ये कंट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक असेसमेंट होता है पर्टिकुलर लेवल पे देखी जाए। अब जब कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो ये ग्लोबल लेवल पे जो कंट्री वाइज ग्रोथ को, उसके इन्फ्लेशन का जो एक डेटा होता है उसको रिलीज करता है आईएमएफ। तो अब आपसे यूपीएससी में कैसे पूछेंगे, डायरेक्टली बोल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है, तो वहां पे ऑप्शन में डाल देंगे आईएमएफ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो आप कंफ्यूज ना हो तो आप इस जरूर को यहां पे मेंशन कर दीजिएगा। आईएमएफ और क्या करता है, कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है जहां पे लोन मेंशन हो रहा है, ठीक है, और लोन का जो मोटिव है वो आपको हल्का सा प्रॉफिट टाइप अलाइन दिखे या इकोनॉमिक लेवल पे या जो ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव फॉर्म की वो मेंशन हो, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा आईएमएफ की बात हो रही होगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब बात हो वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक में डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस रहता है। तो यहां पे आप क्वेश्चन देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, क्या दिख रहा है, रैपिड अचानक से क्रेडिट की फैसिलिटी मिलना, तो कहां पे होगा आप सोच के देखिए, एडीबी में होगा, आईएमएफ में होगा, यूनेप ऑब्वियस सी बात है तो एलिमिनेट ही कर दो। वर्ल्ड बैंक में, तो वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं है कि आपको रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या क्रेडिट फैसिलिटी की बात होगी, ये आईएमएफ में होता है ऐसा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ममल्लन रिजर्वॉयर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाल रखी है इस रिजर्वॉयर की, जिसका नाम क्या है, ममल्लन रिजर्वॉयर। अभी जो ममल्लन रिजर्वॉयर है ये नेम क्या आ गया है पल्लव रूलर के बाद में, जिसका नाम क्या था, जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिनको ममल्लन भी कहा जाता था। पर्टिकुलरली नोन फॉर एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए इनको जाना जाता था। आपको याद होगा यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन ने पूछा गया है। फिर यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर थे, पल्लव एम्पायर है, इन सब ने जो काम किए हैं अहम, उनके ऊपर भी यूपीएससी की अक्सर ये एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो अब जरूर ध्यान रखिएगा, जो ममल्लन की बात हुई है विद रिगार्ड टू नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो चाइना की जो लॉन्ग टर्म वाटर स्कैसिटी का इशू था वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये फर्स्ट कोस्टल फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर बनेगा तमिलनाडु में, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है अगेंस्ट क्लाइमेट स्ट्रेच कहा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी वाटर का इंट्रूजन है उसको भी चेक करेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, यहाँ पे फ्लड का प्रॉपर तरीके से मॉडरेशन किया जाएगा, जो लाइवलीहुड है उसको भी बूस्ट मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं इस एरिया के अराउंड में कोई प्रोटेक्टेड एरिया है क्या, तो आप देखोगे यहाँ पे पल्ली करानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये क्लोज में है, मतलब ये जो जोन है आपका ममल्लन उसके पास में ये पाया जाता है, ठीक है। अब आपको ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अक्सर यूपीएससी क्या करेगा, मे भी शायद इधर से इंटरलिंकेज कर सकता है, बट आपको ओवरऑल जो मेन अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये जो बनाया जा रहा है रिजर्वॉयर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपैक्ट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में क्या समझना है, वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, देखेंगे पूरा एडिटोरियल है ये, ठीक है। अब एडिटोरियल किस चीज के ऊपर बात कर रहा है, इंडिया के लिए कैसे एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी आ रखी है 2026 में, पर्टिकुलरली थ्रू ग्लोबल वाइट स्पेसेस। पहले आपको मैं समझाता हूं वाइट स्पेसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। वाइट स्पेसेस का ऐसे समझिए, ऐसे एरियाज होते हैं पर्टिकुलरली जो ग्लोबल गवर्नेंस होती हैं। अब आप अगर ध्यान दोगे तो पूरे धरती के ऊपर, ग्लोब के ऊपर जो गवर्नेंस होती है उसमें कुछ गैप्स होंगे जहां पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अभी भी कोई भी मेजर पावर जो है, मतलब कोई मेजर कंट्री जो उसको लीड नहीं कर रही है। या ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं ये पूरी धरती है, अब धरती में मान लेते हैं एक प्रॉब्लम किसकी चल रही है, लेट्स से एक प्रॉब्लम बहुत छोटी सी बेसिक लेवल पे समझिए, एक प्रॉब्लम कूड़े की चल रही है, ठीक है। लेट्स से पोल्यूशन की क्राइसिस रख लो, या फिर वेस्ट की प्रॉब्लम समझ लो, ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब ये वेस्ट की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन अभी कोई कंट्री इस वेस्ट में लीड नहीं कर रहा है इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाइट स्पेसेस। तो ये ऐसे स्पेस होते हैं ग्लोबल गवर्नेंस गैप्स के जहां पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन कोई मेजर पावर उसको क्रेडिबली लीड नहीं कर रहा है, कोई फॉर्मल ब्लॉक अभी तक फॉर्म नहीं है उसमें। यहां पे सिंपल क्या हो रहा है, यहां पे कोलिशन होगा, बायलैटरल कोलिशन होगा। अब इसका फायदा इंडिया उठा सकती है, ये कहना है इस एडिटोरियल का। एडिटोरियल पे आते हैं हम लोग, तो जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें चीफ गेस्ट के तरीके से यूरोपियन यूनियन के लीडरशिप को बुलाया गया है। तो इसमें एक शिफ्ट आ रहा है सिंबॉलिक लेवल पे कि बायलैटरल टू ब्लॉक लेवल एंगेजमेंट इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेबरहुड टेंशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन चल रहा है यूएस और चाइना के साथ। तो इंडिया के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आई है कि वो डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेस को फुलफिल करे। अभी तो मैंने एग्जांपल आपको वेस्ट कर दिया था, लेकिन वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था। इसी तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बायलैटरल मीटिंग्स या फिर जो अलग अलग तरीके से ग्लोबल लेवल पे जो कोलिशन नहीं हो पा रहे, उसको वाइट स्पेस की तरीके से माना गया है। तो उसमें एक प्रॉपर ग्लोबल लीडरशिप का रोल इंडिया निभा सकता है। अगर बात की जाए कुछ की वाइट स्पेसेस फॉर इंडिया, तो एक तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप है। अगर ये पुश होगी थ्रू इंडिया यूरोपियन एफटीए, या फिर जो अलग अलग टैरिफ्स के वो होते हैं, तो उसमें अगर प्रॉपर तरीके से इंडिया काम करेंगे, या इंडिया को एफटीए और ज़्यादा अच्छे से इंडिया और यूरोपियन यूनियन में एक अच्छे तरीके से एग्रीमेंट्स होगा, तो वो चीज़ मार्केट एक्सेस को प्रोवाइड करेगी। और इससे क्या होगा, जो यूएस प्रेशर पड़ रहा है, यूएस का ट्रेड प्रेशर पड़ रहा है, उसको एड्रेस करने में इंडिया को थोड़ी आसानी हो जाएगी। ब्रिक्स भी एक वाइट स्पेस के तरीके से है, क्योंकि ब्रिक्स अब धीरे 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 क्या हो रहा है, वो अब हल्का सा, जिस तरीके से पहले आप देख रहे थे बड़ी बड़ी जो यूनाइटेड नेशन के फोरम्स होते थे, तो वो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, अब हल्का सा डाउनग्रेड हो रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से अब जो ब्रिक्स है वो हल्का सा रिवाइवल की तरफ से है, या रिवाइवल हल्का सा उसमें दिख रहा है, बट अभी उतना नहीं है। उसमें जो कोहेरेंस है, जो उसमें कनेक्टिविटी आप दिख रही है एक दूसरे से, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया ब्रिक्स को एक प्रैक्टिकल डिलीवरी के तरीके से यूज़ कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सीवीडीसी के बारे में बताया, तो आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो कि इंडिया कैसे लीड कर
कर सकता है। वहीं पे क्वाड भी है, तो यहाँ पे जो क्वाड लीडरशिप है पर्टिकुलरली जो यूएस प्रेसिडेंट के साथ है, यहाँ पे अगर हम कुछ एरियाज में अच्छे तरीके से एम्फोसिस करेंगे तो हम इन्हीं सब की कैपेबिलिटीज़ को कुछ यूजेबल पब्लिक गुड के फॉर्म में इस्तेमाल या कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए, वाइट स्पेसेस का मतलब पता है। इंडिया के लिए कौन कौन से वाइट स्पेसेस, मतलब जहाँ पे कोई अच्छे फॉर्म में लीडरशिप नहीं हो रही है, इंडिया वहाँ पे जाए और जा करके अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करे, क्योंकि इम्पैक्ट तो यही पड़ेगा। जब ग्लोबल लीडरशिप का रोल रहेगा उससे इकोनॉमिक गेन भी होगा और जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी होगा और ग्लोबल साउथ की वॉइस भी पुश होगी। और पुश किस तरफ होगी, रिफॉर्म के अगेंस्ट पुश होगी। यहाँ पे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसको रिवाइव किया जाएगा, तो ये चीज़ धीरे 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 इंडिया के फेवर में काम कर सकती है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।